हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ और करंट अफेयर। और हम लोगों ने 200 सब्सक्राइबर बेस का जो मार्क है कंप्लीट कर दिया है। नाउ अवर टारगेट इज 300 सब्सक्राइबर बेस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। तो आज का जो पहला करंट अफेयर है कि HUID नंबर होता क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, पहले वो समझ लेते हैं। कि देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने ये बोला है कि 1 अप्रैल के बाद अगर आप ज्वेलरी खरीदना या बेचना चाहते हो, गोल्ड आर्टिफैक्ट लेना चाहते हो, तो बिना HUID नंबर के प्रोहिबिटेड है। मतलब हम लोग नहीं इसको खरीद सकते। HUID की फुल फॉर्म क्या होती है ये पहले देख लेते हैं। HUID की फुल फॉर्म होती है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब क्या है कि ये हर एक ज्वेलरी आइटम के ऊपर एक डेडिकेटेड नंबर दिया जाता है जो कि अल्फा न्यूमेरिकल होता है। मतलब 6 डिजिट का होता है अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा का मतलब होता है ABCD तक नंबर होंगे, Z तक, और न्यूमेरिकल 1 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 9 तक नंबर होते हैं। तो दोनों का मिक्सर होता है। 6 डिजिट का नंबर मिलेगा जो ये बताता है कि जो आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं उसकी प्योरिटी कितनी है या उसकी फिटनेस कितनी है। तो अब कितने तरह के ग्रेड्स आते हैं उसको हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो दिस इज द थिंग कि करंट अफेयर में क्यों है 1 अप्रैल के बाद। इस वीडियो को आप देख रहे हैं डेफिनेटली 1 अप्रैल के बाद देख रहे हैं, तो अब आपको गोल्ड इस तरह से हम लोग नहीं ले सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि कोई भी जो ज्वेलर है वो गलत तरीके से गोल्ड एज अ नॉर्मल पर्सन हमें तो नहीं पता होता है ना क्या क्या ग्रेड्स आते हैं, तो गलत तरीके से हमें कोई सस्ती चीज या फिर हमसे ज्यादा पैसे ना ले पाए, इसके लिए ये बनाया गया है। सो अगर देखा जाए इंडिया में 6 तरह के जो गोल्ड हॉलमार्क्स होते हैं, 24 कैरेट, 23, 22, 20, 18 एंड 14। इंडिया में 6 तरह के गोल्ड कैरेट को नंबर मिलता है। सबसे अच्छा होता है 24 कैरेट, क्योंकि इसके अंदर ये माना जाता है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है। प्योरेस्ट मतलब 99.9% जो होता है इसमें गोल्ड होता है। गोल्ड के अंदर हम लोग मेटल मिक्स करते हैं। नॉर्मली कॉपर जिंक ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, बिकॉज जो गोल्ड होता है काफी सॉफ्ट मटेरियल है। तो अगर हम ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो उसको हार्ड करने के लिए, और ऑफ कोर्स उसके पैसे भी कम हो जाते हैं। गोल्ड का कम, गोल्ड की जो क्वांटिटी है उसमें हम कम कर रहे हैं तो प्राइस भी काफी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, इट इज 24 कैरेट गोल्ड। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गोल्ड। अगर हम 24 से नीचे जाते हैं 23, तो उसके अंदर क्या होता है, इसको बोला जाता है, जैसे 22 कैरेट है, 916 नंबर दिया जाता है। सो 916 नंबर जो दिया जाता है ये होता है 22 कैरेट। 916 का मतलब कुछ नहीं है, 91.6% गोल्ड है। मतलब लगभग 8.4% क्या होगा, कॉपर या जिंक होगा। अगेन अगर 18 कैरेट के बारे में बात की जाती है तो 70% इसमें गोल्ड होता है और 25% जो होते हैं बाकी के मेटल ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा है कहां पर 100%, फिर 75% हो गया। अगर 14 कैरेट के बारे में बात करें तो इसके अंदर लगभग 41.7% ही गोल्ड रहता है, बाकी के अदर मेटल होते हैं। तो जो प्राइस मान लीजिए 50,000 पर 10 ग्राम चल रहा है, तो जो ज्वेलरी होगी 20,000 की पड़ जाएगी लगभग वही, क्योंकि इसके अंदर 41% ही गोल्ड है। देखिए, कैरेट तो और भी तरह के आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लाइक 9 कैरेट भी चलता है, 10 कैरेट भी चलता है, पर इंडिया के अंदर ये सब चीजें नहीं चलती। इंडिया में सिर्फ 6 ही हॉलमार्क चलते हैं, 24, 23, 22, 20, 18 एंड 14। क्लियर है। तो देखने में कैसा होता है, ये कुछ इस तरह का आपको नंबर मिलेगा। आपने लेट से ज्वेलरी खरीदी है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, BS मार्क मिलेगा। उसके बाद ये नंबर दिया हुआ 22 कैरेट का लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि प्योरिटी कितनी है। फिर यहाँ पर नंबर दिया जाता है 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिकल कोड विच विल यूनिक टू ईच ज्वेलरी आर्टिकल्स। तो आप जो ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसके अंदर लिखा होगा कि उसके अंदर सारा रिकॉर्ड रहता है कि जो ज्वेलरी बनी हुई है इसके अंदर कितने परसेंट गोल्ड है। तो आप किसी शॉप पे जाकर उसको चेंज करा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, राइट। तो ये सिटीजन के राइट्स को ही बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। Now come to the next current affair, that is National Safety Day 2023। कब मनाया जाता है, तो फर्स्ट ये मनाया जाता है 4 मार्च को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो थीम है इसका है अवर एम जीरो हार्म। तो ये क्यों मनाया जाता है, इट एम्स, इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेसेस। वर्क प्लेसेस का मतलब होता है जहां पर हम लोग काम करते हैं। आप ऑफिस हो सकते हैं आपके पेरेंट्स के, आप जो इन फ्यूचर आप जो जाओगे जहां पर काम करोगे वर्क प्लेस हो जाएगा। तो वहां पर हेल्थी और वहां पर हेल्थ का और सेफ्टी ही दोनों जरूरी है, इसलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट करंट अफेयर जो कि बात करता है मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। क्या बात करता है, देखो एक सेपियन लैब्स के नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है और तीसरी रिपोर्ट है। तो इसके अंदर जो क्या है, मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इन 2022 क्या बात करती है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कोविड-19 पैंडेमिक हैज डिटरमिनल इफेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो बता रही है कि कोविड-19 की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दिस रिपोर्ट मेंटल हेल्थ क्वेश्चन फाउंड दैट 300 पॉइंट स्केल, मतलब जो रिपोर्ट होती है 300 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें ये रैंक करती है द स्कोर ऑफ मेंटल हेल्थ फेल बाय 33% ऑन एवरेज ओवर द 2 ईयर ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये देखा गया है कि जब से कोविड आया है तब से पूरी दुनिया में लगभग 33 पॉइंट डाउन हो चुका है। इसका मतलब मेंटल हेल्थ है हमारी इतनी अच्छी नहीं रही है। द डिक्लाइन इज येट टू इंप्रूव, और धीमे धीमे ऑफकोर्स इंप्रूव होगी लेकिन इतना भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी।
वही है, इट फाउंड दैट द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आर मोर लाइकली अमंग यंग एडल्ट, मतलब जिनकी जो अभी एडल्ट में काउंट होते हैं, लाइक 18 साल से लगभग 30 साल की जो एज है लगभग, उसको हम बोलते हैं यंग एडल्ट बोलते हैं। तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडिविजुअल बिटवीन एजेस 18 टू 24, तो 30 बोला मैंने, 18-24 को बोलते हैं यंग एज। ये कहते हैं हैव लोअर सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ का मतलब क्या, तो बताऊंगा अभी। विच मेजर्स हाउ एन इंडिविजुअल परसीव देमसेल्फ एंड देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं सोशल सेल्फ, कि अपने आप को कैसा परसीव करता है और एक रिलेशन को कैसा मैनेज कर, एक मीनिंगफुल रिलेशन को मैनेज करने की जो एबिलिटी है उसको बोला जाता है सोशल सेल्फ। कंपेयर टू दोज एज 75 ईयर्स एंड अबव, यंग एडल्ट्स आर लेस लाइकली टू हैव क्लोज फ्रेंड। तो ये देखा गया है कि जिसकी एज 75 प्लस से ज्यादा होती है उनके क्लोज फ्रेंड मिल जाएंगे, लेकिन आपके और हमारे लगभग क्लोज फ्रेंड के नाम से ऐसे कम मिलेंगे। दिस रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट फैमिली रिलेशनशिप आर डिक्लाइनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। जो फैमिली रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मेरे जो रिलेशन है, लाइक मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरी कजन हो सकते हैं, है ना, तो इन सबके जो रिलेशन है वो धीमे धीमे जो फैमिली जो रिलेशनशिप है वो पूरी दुनिया में ही डिक्लाइन कर रहे हैं। दोज विद नो क्लोज फ्रेंडशिप and poor family relationship are 10 times more likely to have poor mental health according to the report। और ये देखा गया है कि अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, अगर आपके रिलेशनशिप आपके अच्छे रिलेशन नहीं है आपके रिलेटिव से, तो चांसेस हैं कि 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अच्छे दोस्त होना जरूरी है, दोस्त जाकर मनाओ। और ये लोग जो सोचते हैं कि ऑनलाइन फ्रेंड्स मिल जाते हैं, उस फ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं। सोशल सेल्फ का मतलब अलग होता है, तो प्रॉपर तरीके से मिलना, बात करना, उसकी वैल्यू अलग होती है। लाइक आप इंस्टाग्राम के अंदर तो हम लोग बहुत लोग जानते हैं, पर उसकी कुछ ज़्यादा कुछ खास वैल्यू है नहीं, ठीक है। सो व्हाट डिड द रिपोर्ट सेज अबाउट इंडिया। अब हम आते हैं कि इंडिया के बारे में क्या बात करती है। द टर्म्स ऑफ डिटरोएशन इन सोशल सेल्फ, तो ये बात करती है कि जो हमारे सोशल सेल्फ है डिट्रॉइट कर रहे हैं। इंडिया टॉप द लिस्ट, सबसे हम ऊपर आए हैं। सोशल सेल्फ मीनिंग बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अदर्स एंड एम्फसाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इंडियंस have become very bad at building social relationship after COVID-19। और ये देखा गया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कि COVID-19 के बाद हम सोशल रिलेशनशिप हम लोग कम बना रहे हैं। हमारा जो रिलेशन है एक वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, वो इतना अच्छा नहीं रहा है। सो इंडिया के अंदर जो MHQ है मेंटल हेल्थ क्वेश्चन कितना है, 58.8 आया है। आप समझ सकते हो 0 से लेकर 300 के बीच में, ठीक है। तो अगर हम बात करें दुनिया की, तो जो तंजानिया हैड गुड मेंटल हेल्थ एंड टॉप द लिस्ट, तो आप समझ सकते हो तंजानिया के अंदर 93.6 है। मतलब ये जो क्वेश्चन है 300 नहीं 100 है, वो तो अलग पैरामीटर्स हैं। 0 से लेकर 100 तक काउंट करता है, तो आप तंजानिया से ऊपर है। पोर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक वर इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेसेस रेस्पेक्टिवली। और यूएसए कितना रहा है, 67.9। ऑस्ट्रेलिया का 54.4 है, जर्मनी का 65 है, फ्रांस का 74.1 है। तो ये ग्लोबल जो एवरेज है 64 है। तो अगर हम देखा जाए तो हमारा 64 मतलब पूरी दुनिया का जो एवरेज है उससे भी कम है, ठीक है। तो फिर आती है कि जन औषधि ट्रेन। देखिए जन औषधि का मतलब क्या होता है, मेडिसिन। एक ऐसी मेडिसिन जो आम जनता के लिए बनाई गई है, उसको बोलते हैं जन औषधि। अब उसको अवेयर करने के लिए, लोगों को उसकी बात पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस को फैलाने के लिए एक ट्रेन लॉन्च की गई है, उसका नाम रखा गया जन औषधि ट्रेन। सो जन औषधि ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली इन न्यू दिल्ली बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया and Shri Ashwani Vaishnav. It was launched as a part of the week-long celebration commemorating the Jan Aushadhi scheme. तो हमारी गवर्नमेंट ने जन औषधि स्कीम चलाई थी। दिस इज द सेकंड सच ट्रेन टू बी फ्लैग्ड ऑफ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्कीम। जन औषधि स्कीम क्या काम करती है, पर्पस क्या है। देखिए द ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति को नाम दे दिया गया है। सीक टू रेज अवेयरनेस अबाउट जन औषधि जेनरिक मेडिसिन दैट आर अवेलेबल थ्रू मोर देन 9,000 केंद्रास स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। मतलब जो मेडिसिन, देखिए होता क्या है, जब हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है कुछ मेडिसिन, और जो मेडिसिन होती हैं आमतौर पर महंगी मेडिसिन होती हैं, लेट से कि 200, 400, 500 रुपए की। तो अगर देखा जाए जो उसमें सॉल्ट कंटेंट है उसी की लोकल मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन बोलेंगे, लाइक लोकल नहीं होगा। जेनरिक का मतलब होता है ब्रांड नेम नहीं होता, उसकी मेडिसिन आपको 10%, 20% के रेट पर ही मिल जाती है। नॉर्मली ये देखा गया है, लाइक मैंने काफी लोगों से बात की है, तो जो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो ये बात करते हैं कि हाँ डॉक्टर्स को कुछ कमीशन होता है, तो इसलिए जो पेटेंट जो मेडिसिन होती हैं उनकी तरफ से कमीशन मिलता है, तो डॉक्टर को इंसेंटिव मिलता है कि दे प्रिस्क्राइब एक्सपेंसिव मेडिसिन। लेकिन कुछ डॉक्टर से मैंने ये बात की है कि जेनरिक मेडिसिन लिटरली इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं है। उनको ये लगता है कि हम जो मेडिसिन बता रहे हैं वो जेनरिक मेडिसिन इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगी। लेकिन मैंने जो जेनरिक मेडिसिन के जो मेडिकल जो होते हैं काम करने वाले, वहां पर उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि सर कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सॉल्ट है, सब कुछ सेम है। तो ये थोड़ा सा मिक्सअप सा है, मैं डायरेक्टली तो नहीं जानता हूं, मतलब मैंने कुछ ज्यादा देखी नहीं है,
तो मैं सच में आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में कि अगर आप इस फील्ड के बारे में जानते हैं, अगर आपके एक क्लोज रिलेटिव्स हैं या आप इस फील्ड से हैं, तो मुझे जरूर बताइए कि जेनरिक मेडिसिन क्या सच में जो ब्रांड जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं उनके बराबर काम करती है या फिर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, तो खैर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, तो ये बात करती है कि मेडिसिन बिल्कुल सेम क्वालिटी की होती हैं, अच्छी मेडिसिन होती हैं और आम जनता को यही मेडिसिन यूज करनी चाहिए, बिकॉज एक्सपेंसिव मेडिसिन बहुत महंगी पड़ जाएंगी। तो एक आदमी जो 200 400 500 रुपए कमाता है वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, सो दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द मोर देन 9000 केंद्र हैं इंडिया के अंदर, 9000 समथिंग दुकानें हैं जहां से हम मेडिसिन प्रोक्योर कर सकते हैं। इट इज रैप्ड विद द ब्रांडिंग ऑफ द जन औषधि स्कीम। तो यहाँ पर जो दुकान से वो खरीदेंगे मेडिसिन, उसमें जन औषधि स्कीम लिखी होगी, उसमें नाम नहीं लिखा होगा। ठीक है, इट विल ट्रेवल टू मोर देन 4 स्टेट। तो यहाँ पर ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जन औषधि एंड स्कीम क्या थी और ये ट्रेन क्या है। अगर हम बात करते हैं जन औषधि डे कब हम मनाया जाता है, तो 7 मार्च को हम हर साल जन औषधि डे सेलिब्रेट करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द डे इज टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। द स्कीम फोकस ऑन इंक्रीजिंग द यूसेज ऑफ द जेनरिक मेडिसिन। ठीक, तो अगर हम बात करें कि जेनरिक मेडिसिन में क्यों यूज करनी चाहिए, जेनरिक मेडिसिन आर लेस एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स एंड देयर फॉर आर हाईली अफोर्डेबल टू बीपीएल फैमिलीज। बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, जो लोग गरीब रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और उनको यही मेडिसिन यूज करके वो अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको सेव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट इन जेनरिक मेडिसिन इज वेरी लेस। लेकिन देखा क्या गया है कि जो मेडिसिन के अंदर जो ट्रस्ट है, जो हमने बात की, काफी कम है। डॉक्टर्स आर हेजिटेटिंग टू रिकमेंडेड जेनरिक मेडिसिन। अब उसके पीछे मैंने आपसे बताया कि 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि डॉक्टर जनरली जो उनकी जो ट्रस्ट है वो है ही नहीं इन मेडिसिन के ऊपर। या दूसरा हो सकता है कि कमीशन मिलता है। जो पेटेंट मेडिसिन जो पेटेंटेड मेडिसिन होती हैं वो डॉक्टर को कुछ परसेंट देती है। आप कितने परसेंट देती है तो जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन आप सोच कर देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा जो डॉक्टर होते हैं उनके जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उनके आसपास के मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगी, वो कहीं और मिलेगी नहीं, है ना। तो एक से मेरी बहुत बात भी हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि एक्चुअली क्या होता है, देखिए जब हम एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं तो ये मेडिसिन क्या होती है, नुकसान देती हैं बॉडी को। मतलब आपका अगर लेट से कि मुझे फीवर है तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है तो फीवर को तो कम कर देगी, बट एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी करती हैं। तो जो साइड इफेक्ट को कवर करने के लिए दूसरी मेडिसिन देनी पड़ती है। तो नॉर्मली क्या होता है, अब एक डॉक्टर पिछले 10 साल से सेम मेडिसिन दे रहा है, उसको जानता है साइड इफेक्ट क्या है, उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, तो चेंज करना नहीं चाहता। अब जेनरिक मेडिसिन पे स्विच होना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है कि पता नहीं क्या इफेक्ट पड़ जाए। तो ये भी रीजन हो सकता है कि जेनरिक मेडिसिन के जो ट्रस्ट है काफी कम है, उनको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता ज्यादा। फिर आता है कि व्हाट इज बाहुबली। बाहुबली ये मूवी नहीं है। बाहुबली क्या है कि इट इज अ मेजर फीट हैज बीन अचीव टुवर्ड इंडियाज आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस इंडिया इनिशिएटिव विद द इंस्टॉलेशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर। देख बैम्बू क्रैश बैरियर क्या होता है, जैसा आपने देखा हो गाड़ी में हम चलते हैं तो अगर बाई चांस हमारी गाड़ी स्लिप कर जाए या फिर एक्सीडेंट हो तो हम लोग एटलीस्ट रोड पर ही रहे हैं, है ना, इस ऐसा ना हो कि पीछे खाई है गिर जाए। तो यहाँ पर उनको बोलते हैं बैरियर, इनको बोला जाता है क्रैश बैरियर, की कोई गाड़ी क्रैश होती है तो उसको रोक पाइए। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर बनाए गए हैं और ये किसी मेटल के नहीं है, ये बैम्बू के हैं। तो बैम्बू का मतलब समझ सकते हैं कि क्या है। ठीक है, उसका नाम दिया गया बाहुबली और ये वानी वडोदरा हाईवे पर है, विदर्भा रीजन महाराष्ट्र में। इट हैज ऑल्सो बीन एक्रेडिटेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस। तो IRC ने भी इसको एक्रेडिट किया है एंड प्रोवाइड एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू द स्टील बैरियर्स विद हाई रिसाइकलिंग वैल्यू। सिंपल सी वाली बात है, अब आपको मेटल की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप स्टील जानते हैं बहुत महंगा आता है, अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जो बैम्बू के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये भी देखा गया है कि जब गाड़ी इसमें क्रैश करती हैं तो उसको एक कुशन का भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सो विद दिस इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्रैश बैरियर्स। तो क्लियर है। तो लेकिन देख लेते हैं इंडियन रोड कांग्रेस होती क्या है। इट इज नोन दैट द इंडियन रोड कांग्रेस इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द हाईवे इंजीनियर्स इन द कंट्री। ठीक है, द IRC वॉज स्टेबलाइज इन दिसंबर 1934। तो समझ सकते हैं कि लगभग 90 ईयर्स पुराना है, 89 टू मोर एक्यूरेट, 89 ईयर्स पुराना है, ब्रिटिश रगे टाइम का है। हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ तब से है ये ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी, ये जरूर नहीं, पॉपुलर नोन एज द जैकर कमेटी। तो जैकर कमेटी होगी, उन्होंने रिकमेंड किया होगा कि हमें IRC के नाम से बनानी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो रोड को देखेगी। सेट अप बाय द गवर्नमेंट, इट एम्स टू डेवलप रोड्स इन इंडिया। ठीक है, स्टडी करती है उसके बारे में, ये रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करती है और उसको रिकमेंड करती है। फिर आता है कि बाहुबली कैसे बनाए जाते हैं, बनाए कैसे जाते हैं। देखिए इसके अंदर ऐसा नहीं कोई बैम्बू आप यूज कर लेंगे, एक स्पेशल वैरायटी होती है, उसका नाम है बैम्बूसा बेल्कोआ।
तो इसके ऊपर कुछ जिससे कि खराब ना हो उस पर एक ऑयल लगाया जाता है, उसको बोलते हैं क्रियोसोते ऑयल, और उसके साथ ही इस पर कोटेड की जाती है हाई डेंसिटी पॉलीइथैलीन की। सो जो बैरियर अंडरवेंट, अब ऐसा नहीं है आप सोचेंगे कि सर मेटल ये क्या रोक पाते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसके ऊपर पूरी स्टडी की गई है, उसके ऊपर टेस्टिंग की गई है, मॉक ड्रिल्स किए गए हैं। उसके बाद ये देखा गया है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI, जिसका हेडक्वार्टर जो रुड़की में है, उसने भी रिकमेंड किया है कि इसको लगाया जा सकता है। सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कल्टिवेटर ऑफ द बैम्बू इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो बैम्बू बनाए जाते हैं सबसे पहले चाइना पर होते हैं, उसके बाद इंडिया में बनाए जाते हैं। सो मोर देन 136 बैम्बूज स्पीसीज इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर हम बैम्बू यूज करते हैं, सो द यूजिंग बैम्बू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरियर्स विल रिड्यूस स्टील वेस्टेज, तो जो स्टील का हम वेस्ट करते हैं वो बच जाएगी। एड्रेस द कंसर्न ऑफ द क्लीन एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए खराब हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज भी हो जाएगा। सो इट इज एसेंशियल दैट वी keep a balance between economic growth and environmental degradation. The Bahubali will help to bringing this balance. अब आपके माइंड में ये आया होगा कि सर अगर हम बैम्बू यूज करेंगे, एक तरह से आप बता रहे हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इतने सारे बैम्बूज काटे जा सकते हैं, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, हाँ डेफिनेटली होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा था काफी टाइम पहले, एक ग्रीन गोल्ड के नाम से एक स्कीम चलाई थी, और इस स्कीम का जो मोटिव था वो ये था कि नॉर्थ ईस्ट में जाकर बैम्बू की कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है वो बैम्बू के लिए काफी फेवरेबल है। So, Government of India has been promoting the cultivation of the bamboo in the northeast in the name of the green gold. This is being done to make different useful product like the Bahubali. Northeast has 66% of the bamboos in the country. आप समझ सकते हैं कि 2/3 of the bamboo production happens in northeast of India, and Government of India is pushing the farmers to grow more. Using the forest resources efficiently will prevent deforestation. अगर हम लोग उनको कल्टीवेट कर रहे हैं, उनको उगा रहे हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प ही करेगा। सो द फॉरेस्ट शुड बी गिवन इनफ टाइम टू रिप्लेस इट्स, कि अगर फॉरेस्ट है इतना टाइम दे देना चाहिए उनको कि ऑटोमेटिकली वो ग्रो कर जाए, ऐसा ना हो कि पूरा पेड़ ही खत्म कर दिया, है ना। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर कितने तरह के बैरियर्स होते हैं, क्रैश बैरियर्स, तो नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक बोलते हैं कि डब्ल्यू बीम के क्रैश बैरियर्स होते हैं, जो कि जहां पर स्पीड कम होती है उन पर करा जाता है, और होते हैं थ्री बैरियर क्रैश बैरियर्स, ये इस तरह के होते हैं। तो जहां पर आपकी रोड बहुत तेज चलती है, जहां पर क्रैश की जो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर हम इनको यूज करते हैं। एंड लास्ट करंट अफेयर फॉर टुडे, ये जीके का एक्चुअली ज्यादा पार्ट है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए एक तरह की टर्म यूज की जाती है इन इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, इज द शिफ्ट ऑफ द लेबर फोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द हाई प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडर्न सर्विसेज। मतलब क्या होता है कि एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है इकोनॉमिक्स के अंदर, जब जो एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं या जो लेबर लगी हुई है वो अपना काम छोड़कर बेटर काम में, जिसके अंदर उनकी जो वैल्यू होती है, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है, और उनके जो पैसे मिलते हैं, जो इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है, लाइक दैट इज वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज अ कंपोजिशनल शिफ्ट कॉज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द सरप्लस लेबर फ्रॉम द फार्मर्स टू द बेटर पेइंग सेक्टर्स। मतलब एक फार्मर, एक किसान है, एक फैमिली है, वो एक वहां पर 4 लोग काम कर रहे हैं, और 4 लोग के बाद क्या होगा, एक आदमी को लगता है कि मेरी इतनी जरूरत नहीं है, और वो अपना फार्मर काम छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग में काम करना स्टार्ट कर देता है, हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर एक वर्ड और आता है, उसको बोलते हैं डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट की उसके अंदर आप हो या नहीं हो तब भी एज अ प्रोडक्टिविटी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इसका, ऐसा समझते हैं कि एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी लेट्स से कि 10 यूनिट है, और अगर 4 में से एक आदमी चला जाता है या उसको छोड़ भी देता है काम करने के लिए, ये काम नहीं करता है, सो ऐसा नहीं 10 की जगह सीधा 7.5 रह जाएगी, वो 10 की जगह कितनी हो जाएगी, 9.5 हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे डिसगाइज इंप्लॉयमेंट। लग तो रही है उसकी इंप्लॉयमेंट है, पर ऐसा जिसका प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं आ रही है, तो इस तरह की इंप्लॉयमेंट को बोला जाता है डिसगाइज इंप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सो इट इज अ कंपोजिशन शिफ्ट कॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द सरप्लस लेबर फ्रॉम द फार्म टू बेटर पेइंग सेक्टर्स। इट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन हायर इनकम्स। क्लियर है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड हायर इनकम्स। सो द रिसेंटली रिलीज्ड एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट इन 2021-22 की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसमें बताया गया है कि फार्म सेक्टर स्टिल एम्प्लॉयज अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर्स फॉर इन इंडिया। मतलब आज भी इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पर लेबर सबसे ज्यादा एंगेज रहती है वो है फार्म सेक्टर।
एट 45.5%। समझ सकते हो कि 45% जो भी लेबर है इंडिया की वो फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ऑल्दो दिस फिगर हैज डिक्रीज स्लाइटली फ्रॉम द 96.5% लास्ट ईयर से थोड़ी सी कम हुई है। इट इज स्टिल हायर देन दी 2018-19 जो कि 42.5 हुआ करता था। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या हुआ पिछले 2-3 साल के अंदर कि लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर फार्म में जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ कोविड 19 में आपने देखा होगा फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो उन लोगों ने क्या करा, जो लेबर थे वो अपने विलेज चले गए, वहां पर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इंडिकेट दैट द इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द पेंडेमिक विच लीड टू माइग्रेशन बैक टू द farms has not been yet fully resolved. Notably, the structural transformation has been slowing down since 2011-12. So I think आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।